मैंने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को अपाहिज कर दिया, जिसका एसएसएस रैंक का गजब का टैलेंट था। वो बेचारी उस हादसे के बाद सिर्फ एक घटिया एफ रैंक की एबिलिटी ही अवेकन कर पाई। और जब उस शरीर के असली मालिक को लगा कि अब उसका कोई इस्तेमाल नहीं बचा है, तो उसने उसे एक झटके में लात मार दी। हाँ, मैं उसी घटिया इंसान हूं जिसके शरीर में मैं अभी अभी ट्रांसमिग्रेट हुआ हूं। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बाद में उसे एक ऐसी मिस्टीरियस पावर मिली जिसने उसका टैलेंट पूरी तरह रिपेयर कर दिया और वो सीधा आइस गॉड बन गई। जब वो मुझसे अपना बदला लेने वापस आई तो उसे पता चला कि मैं तो पहले ही मर चुका हूं। उस वक्त गुस्से और नफरत में उसका दिमाग इस कदर फिर गया कि उसे दुश्मनों ने घेर कर मौत के घाट उतार दिया। ये सारी यादें उसी शरीर के असली मालिक की थीं, जिसके अंदर मैं अभी अभी इस दुनिया में आया था। मैं ठीक उसी वक्त रिबॉर्न हुआ था जब अवेकनिंग सेरेमनी चल रही थी। मेरे सामने वही सू जिंगयू खड़ी थी, जिसने अभी अभी अपनी सबसे कमजोर एफ रैंक आइस एबिलिटी अवेकन की थी। मैंने तुरंत मामले को संभालने के लिए कहा, जिंगयू तुम चिंता मत करो, चाहे हमारा टैलेंट कैसा भी हो, हम हमेशा से बचपन के दोस्त रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मेरी बात सुनकर उसने मासूमियत से कहा, शियाओ गुओ भाई, अब स्टेज पर जाने की तुम्हारी बारी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम कोई बहुत ही हाई लेवल एबिलिटी अवेकन करोगे। लेकिन तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी और नफरत भरी आवाज गूंज उठी, कमीने इंसान, पिछले जन्म में मैंने तेरी मीठी बातों पर भरोसा किया था और तूने मुझे धोखा दिया, पर अब मैं रिबॉर्न होकर वापस आ गई हूं और इस जन्म में मैं सू जिंगयू तुझे इंसान तो क्या, एक कीड़े के बराबर भी नहीं समझती। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मतलब वो भी टाइम ट्रैवल करके वापस आई थी। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक और सिस्टम की आवाज बजी, डिंग, बधाई हो होस्ट, आपने गॉडली ऑनरा सिस्टम सफलता से बाइंड कर लिया है। यह सिस्टम उन देवियों के भाग्य से जुड़ सकता है जिनका होस्ट ने कभी बुरा किया हो। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सू जिंगयू को बाइंड कर लिया है। अब से होस्ट सू जिंगयू के दिल की हर बात बिल्कुल साफ साफ सुन सकता है। उस वक्त मुझे भी यकीन नहीं हुआ। ये ऑलरेडी बहुत डेंजरस हो चुका था। भीड़ मुझे लगातार स्टेज पर जाने के लिए बोल रही थी और मेरे पास कुछ भी सोचने का टाइम नहीं था। मैं सीधा चलकर उस अवेकनिंग स्टेज पर पहुंच गया और जैसे ही मैंने अपना हाथ रखा, चारों तरफ एक अंधा कर देने वाली सुनहरी रोशनी चमक उठी। अगले ही पल हवा में कुछ बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए दिखाई दिए, शियाओ गुओ, एसएसएस रैंक, गॉड हैंड अवेकन, शुरुआती स्किल, किसी भी एलिमेंटल एबिलिटी को कॉपी कर सकता है। नीचे खड़ी पूरी भीड़ खुशी से पागल हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन मैंने फिर से सू जिंगयू के मन की वो नफरत भरी आवाज सुनी, एसएसएस रैंक गॉड हैंड मिल गया तो क्या उखाड़ डलेगा, तू फिर भी जल्दी ही कुत्ते की मौत मारा जाएगा। लेकिन इस जन्म में तेरी जान लेने वाली सिर्फ और सिर्फ मैं हूंगी। मैं समझ गया मामला बहुत बिगड़ने वाला है। चारों तरफ के स्टूडेंट्स बातें बना रहे थे। कुछ लड़अचकियां तो पागलों की तरह मुझे प्रपोज करने लगी थीं, पर उनमें से ज्यादातर लोग सू जिंगयू का मजाक उड़ा रहे थे कि अब वो मेरे लायक नहीं रही। मैंने अपनी भौहें सिको दियाच लीं। फ्यूचर में जो जानलेवा क्राइसिस आने वाला था, उससे बचने के लिए मुझे हर हाल में सू जिंगयू की नफरत कम करनी होगी और उसके साथ अपना रिश्ता सुधारना होगा। मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए पूरी भीड़ डच के सामने चिल्लाकर कहा, आज मैं शियाओ गुओ यहाँ खड़े सभी लोगों को एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ। सू जिंगयू के दिल में एकदम से डर बैठ गया। उसने सोचा, क्या वो पल आ गया, एक बार फिर से वही दिल चीर देने वाला दर्द सहना होगा। लेकिन मैंने आगे कहा, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एसएसएस रैंक एबिलिटी अवेकन की है और मैं सू जिंगयू को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ दूंगा क्योंकि उसका टैलेंट कमजोर है। अगर मैंने आज के बाद किसी को भी जिंगयू के बारे में एक भी फालतू बात बोलते सुना तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ये सुनते ही जिंगयू एकदम शॉक में चली गई। क्या, इसे तो सबके सामने मेरा ब्रेकअप करके मेरी बेइज्जती करनी चाहिए थी। ये अचानक ऐसा क्यों बोल रहा है? मेरे अंदर अभी भी पिछले जन्म की कुछ पावर्स बची हुई हैं। इसका मतलब मैं सच में रिबॉर्न हुई हूँ। उसके मन में सवालों का बवंडर चल रहा था और मैंने इसी मौके का फायदा उठाया। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। वो हड़बड़ाहट में बोली, शियाओ गुओ भाई, अगर तुम मुझसे अलग होना चाहते हो तो मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगी। पर उसके मन की आवाज कुछ और ही कह रही थी, शियाओ गुओ, मुझे नहीं पता तू क्या घटिया चाल चल रहा है, पर मेरे पेरेंट्स के मरने से पहले मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगी ताकि फ्यूचर का हर खतरा मिट जाए। मैंने मन ही मन एक गहरी सांस ली। भाई, जिस लड़की का दिल पहले से टूटा हो उसे पटाना सच में कोई बच्चों का खेल नहीं है। खैर, मेरे पास सिस्टम था तो मुझे पता था कि धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। मैंने उससे प्यार से कहा, मैं तुम्हें कैसे छोड़े दे सकता हूं? और अगले ही पल
मैंने सबके सामने उसे एक किस कर दिया। अपने रिबॉर्न होने का राज छिपाने के लिए सू जिंग्यू को मजबूरन मेरा साथ देना पड़ डिढ़ा और वो खामोश रही। इसी बीच वहां एक फीमेल टीचर चलकर हमारे पास आई और बोली, जिस लड़के ने एसएसएस रैंक टैलेंट अवेकन किया है वो कहाँ है? मैं अर्थ एकेडमी की तरफ से उसे स्पेशल एडमिशन देने आई हूँ। ये कोई और नहीं, शियाओ गुओ की टीचर जियांग हान थी, जो पिछले जन्म में ज्यूजोउ की सबसे पावरफुल इंसान बनने वाली थी। लेकिन शियाओ गुओ ने ही उन्हें मॉन्स्टर्स के बीच फंसाकर धोखे से मार डाला था। अवेकनिंग इंस्ट्रक्टर ने जियांग हान को मेरे पास लाकर खड़ीडी डीछा कर दिया और कहा, ये रहा शियाओ गुओ, इसका टैलेंट किसी भी एलिमेंट को कॉपी करने का है। जियांग हान के मन की आवाज तुरंत मेरे दिमाग में गूंजी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये वही नमक एहराम स्टूडेंट है जिसे पिछले जन्म में मैंने खुद अपने हाथों से ट्रेन किया था। मैं अंदर से पूरी तरह हिल गया। क्या ये भी टाइम ट्रेवल करके रिबॉर्न हो चुकी है? जियांग हान ने एक ठंडी स्माइल के साथ कहा, हेलो शियाओ गुओ, तुम मुझे जियांग हान टीचर बुला सकते हो। क्या तुम मुझे अपनी एबिलिटी दिखाओगे? अगर सच में तुम्हारा टैलेंट 3S रैंक का है तो तुम्हें सीधा अर्थ एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा। पर उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लंबे समय बाद मिले, मेरे घटिया स्टूडेंट। पिछले जन्म में मैंने तुझे अपने बच्चे की तरह पाला, पर तूने थंडर हार्ट के लालच में मेरे खिलाफ ही नफरत पाल ली। और जब मैं थंडर गॉड बनने के सबसे क्रिटिकल स्टेज पर थी, तूने धोखे से मेरी जान ले ली। मैं सच में रोना चाहता था। भाई, इसकी नफरत तो सू जिंग्यू से भी ज्यादा खतरनाक थी। अभी अभी तो मैंने जिंग्यू को शांत किया था, अब ये एक और नई मुसीबत आ टपकी। तभी सिस्टम की घंटी फिर से बजी। डिंग! सिस्टम ने ऑटोमेटिकली जियांग हान को बाइंड कर लिया है। अब होस्ट जियांग हान की सारी बातें सुन सकता है। सिस्टम का ये मैसेज सुनते ही मेरी आधी जान तो वहीं निकल गई। मतलब मेरा शक % सही था, वो भी रिबॉर्न होकर वापस आई है। अब खुद को बचाने के लिए मैंने एक नर्वस स्टूडेंट होने की बहुत तगड़ी एक्टिंग की और बोला, बिल्कुल टीचर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जियांग हान ने मुझे 3 लो लेवल की लाइटनिंग स्किल्स दिखाई। उनके मन में चल रहा था, पिछली बार मैंने अपनी पर्पल थंडर वाली अल्टीमेट स्पेल यूज नहीं की थी, पर इस लड़के ने उसे कॉपी करके सीधा मेरे ही ऊपर छोड़ दिया था। उसी टैलेंट को देखकर मैंने इसे अपना स्टूडेंट बनाया था। पर इस बार मैं इस धोखेबाज कुत्ते की बातों में नहीं आऊंगी। मैं गहरी सोच में पौडीडीडीएच गया। ओहो, तो मतलब गॉड हैंड से मैं सामने वाले का वो अल्टीमेट स्पेल भी कॉपी कर सकता हूं जो उसने अभी यूज भी ना किया हो। और ये अल्टीमेट स्किल इतनी पावरफुल है कि इससे हाई लेवल के लोग भी मर सकते हैं। अब समझ आया कि जियांग हान ने आते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला। मुझे तुरंत कोई ऐसा रास्ता निकालना था जिससे जियांग हान का शक मेरे ऊपर से कम हो जाए। मैंने तुरंत अपना गॉड हैंड एक्टिवेट किया और जियांग हान की सारी स्किल्स को स्कैन कर लिया। फिर मैंने जानबूझकर वही अल्टीमेट स्पेल कॉपी किया जो मैंने पिछले जन्म में किया था, पर्पल थंडर हेवन शेकिंग स्पेल। आसमान में अचानक भयानक काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। जियांग हान के मन में आया, पिछले जन्म में इसने ये बिजली सीधा मेरे ऊपर गिराई थी। मुझे लगा कि पहली बार यूज कर रहा है, इसलिए कंट्रोल नहीं हुआ। पर असल में ये उसी दिन मुझे मारना चाहता था। लेकिन तभी आसमान से एक खौफनाक बैंगनी बिजली नीचे गिरी। पर इस बार वो बिजली जियांग हान की तरफ नहीं, बल्कि सीधा मेरी ही तरफ आ रही थी। जियांग हान चौंक गई। क्या मेरे रिबॉर्न होने से बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो गया है? क्या इस नम कहराम की किस्मत भी बदल रही है? वो जानलेवा बिजली बस मेरे सिर पर गिरने ही वाली थी कि तभी जियांग हान ने तुरंत अपना हाथ उठाया और उस बिजली को बीच हवा में ही रोक दिया। मैंने एक बहुत लंबी सांस छोड़ दी। हाँ, मेरा जुआ काम कर गया था। मैंने जानबूझकर वो बिजली खुद पर गिराई थी। मैंने तुरंत झुककर पूरी एक्टिंग के साथ कहा, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर। जियांग हान ने रूखेपन से कहा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हारा गॉड हैंड सीधा किसी का अल्टीमेट स्पेल ही कॉपी कर लेगा। मैंने और मक्खन लगाते हुए कहा, आपने जो मेरी जान बचाई है वो एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फ्यूचर में जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं अपनी जान पर खेलकर आपकी रक्षा करूंगा। जियांग हान के मन में खलबली मच गई। मैं तो आज इसे यहां मारने आई थी, पर मैंने ही इसकी जान बचा ली और अब ये कह रहा है कि ये मेरी रक्षा करेगा। वो एक सेकंड भी वहां और नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए उसने सिर्फ मेरी तरफ देखकर कहा, शियाओ गुओ, टेस्ट पास करने के लिए बधाई हो। जब सेमेस्टर शुरू हो तो सीधा अर्थ एकेडमी आ जाना। उन्होंने मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और वहां से तेजी से निकल गईं। उनके जाने के बाद मैं घूमा तो देखा कि सू जिंग्यू के चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही थी। उसे लगा था कि मैं उस पर्पल थंडर से मारा जाऊंगा और वो खुद अपने हाथों से अपना बदला नहीं ले पाएगी, इसीलिए वो रोने लगी थी। पर जैसे ही उसने देखा कि मैं बिल्कुल सही सलामत हूं, उसके आंसू तुरंत रुक गए। मैं उसके पास गया और बड्डी मासूमियत से पूछा, जिंग्यू, तुम रो क्यों रही हो?
उसने झेंपते हुए कहा, मैं कहाँ रो रही हूँ? उसके मन की आवाज मेरे कानों में पड़ी। ये जरूर सोच रहा होगा कि मैं इसे मरता हुआ देखकर रो रही थी। कौन परवाह करता है इसकी? उसने धीरे से कहा, शियाओ गुओ भाई, ऐसा मत करो, यहाँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मुझे पहले से पता था कि उसके दिल के किसी कोने में अभी भी मेरे लिए थोड़ी सी फीलिंग्स बाकी हैं, और ये सोचकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। तभी आसपास के स्टूडेंट्स की फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। यार, सू जिंगयू की किस्मत कितनी अच्छी है, उसकी एबिलिटी सबसे घटिया है, फिर भी शियाओ गुओ ने उसे नहीं छोड़ दा। हाँ यार, अब शियाओ गुओ जैसा तगड़ा सपोर्ट मिल गया है तो टैलेंट कमजोर होने से क्या फर्क पड़ जाता है? ये सुनकर सू जिंगयू के मन में आया, मैंने कभी इस शियाओ गुओ के सहारे जीने का नहीं सोचा। इस बार रिबॉर्न होने के बाद मैं सबसे पहले उस सीक्रेट ट्रेजर को ढूंढूंगी और अपनी टूटी हुई सोल को रिपेयर करके पिछली बार से भी ज्यादा तेजी से पावरफुल बनूंगी। उसके मन की बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वो एक ऐसा खजाना था जिससे उसकी सोल पूरी तरह रिपेयर हो सकती थी और वो सीधा भगवान बनने के रास्ते पर जा सकती थी। और चूंकि मेरे पास गॉडली ऑनरा सिस्टम था तो मैं भी उसी खजाने का फायदा उठाकर अपनी पावर्स बढ़ा सकता था। सू जिंगयू ने मुझसे कहा, शियाओ गुओ भाई, मुझे थोड़ी थकान हो रही है, अवेकनिंग सेरेमनी खत्म हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। पर उसके मन में चल रहा था, आज रात को मैं छुपकर उस खजाने को ढूंढने निकल जाऊंगी। इस धोखेबाज को कभी इस बात की भनक भी नहीं लगेगी। मैंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, चलो घर चलते हैं। मैं खुद मन ही मन प्लानिंग कर रहा था कि उसे वो खजाना ढूंढने दूंगा और फिर चुपके से उसके पीछे जाऊंगा। रास्ते भर मैं सू जिंगयू के साथ थोड़ी फ्लर्टिंग और मजाक कर रहा था। वो अपने रिबॉर्न होने का राज छुपाने के लिए बेचारी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसके मन की आवाज लगातार गालियां दे रही थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, उस सीक्रेट ट्रेजर को पाने के बाद सबसे पहला काम मैं इसके ये गंदे हाथ काटने का करूंगी। ये सुनकर भी मुझे जरा डर नहीं लगा, बल्कि मैंने जानबूझकर उसे और ज्यादा छेदना शुरू कर दिया। जैसे ही हम घर पहुंचे, सू जिंगयू के माता पिता दौड़कर हमारे पास आए। अरे जिंगयू और शियाओ गुओ आ गए, आओ आओ जल्दी बैठो। मैंने कहा, मम्मी पापा, मैं और जिंगयू ने अवेकनिंग टेस्ट पास कर लिया है, अब हम ग्रेजुएट हो गए हैं, अब हमारे पास आपके साथ बिताने के लिए बहुत सारा टाइम होगा। सू जिंगयू ने चौंक कर कहा, शियाओ गुओ, ये मेरे मम्मी पापा हैं, तुम्हें इन्हें अंकल आंटी बोलना चाहिए। लेकिन दोनों बुजुर्ग बहुत खुश लग रहे थे। अरे कोई बात नहीं, शियाओ गुओ ने पहली बार हमें मम्मी पापा बोला है, हमें तो यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। पर सू जिंगयू का दिमाग गुस्से से फट रहा था। मुझे किसी भी कीमत पर इस धोखेबाज को जल्दी से जल्दी मारना होगा। मैं मन ही मन हंस रहा था। मुझे मारना चाहती है और वो भी मुझे बिना बताए सीक्रेट ट्रेजर लेने जाना चाहती है, सपने में भी नहीं। उसके बाद मैंने उन दोनों से अपनी अर्थ एकेडमी में एडमिशन की बात बताई, जिसे सुनकर पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया और वो लोग खूब हंसे। लेकिन सू जिंगयू का चेहरा पूरे टाइम किसी विलेन की तरह तना हुआ था। ऐसे ही करते करते आधी रात हो गई। जैसे ही सब सो गए, सू जिंगयू ने बिना एक पल गंवाए बिल्कुल शांति से घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं पहले से ही एक परछाई की तरह उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था। सोल रिपेयर करने वाली चीज तो मैं नहीं छीनूंगा, पर बाकी खजानों की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। सीक्रेट रेलम के एंट्रेंस पर पहुंचकर सू जिंगयू बिना हिचकिचाए अंदर घुस गई और मैं भी एक साये की तरह चुपचाप उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। अपने पिछले जन्म की यादों के सहारे उसने रास्ते के सारे जालों और खतरों को बड़ी आसानी से पार कर लिया। उसकी बदौलत मैं भी बिना किसी खतरे के सीधे उस रेलम के सबसे गहरे हिस्से एक विशाल महल तक पहुंच गया। महल के बीचों बीच ड्रैगन की हड्डियों जैसा एक रहस्यमयी ढांचा पड़ रहा था और उसी के पास एक जंग खाई हुई विशालकाय पत्थर की गड्ढी थी। सू जिंगयू उस महल के सामने खड़ी होकर गहरी सोच में डूब गई। उसके मन की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। सोल को रिपेयर करने वाला जीन पोर्शन महल के ठीक ईस्ट में है। आइस एलिमेंट के डॉन विंग्स साउथ वेस्ट के पत्थरों के ढेर में दबे हैं। लाइटनिंग एलिमेंट का ड्रैगन स्पीयर बीच वाले पिलर के नीचे है। या वाटर एलिमेंट की डीप सी सोल उस कंकाल के पास है और स्टार पावर वाली स्टार मेडिसिन उस पत्थर की गड्ढी के गियर के अंदर छुपी है। सबसे पहले मुझे अपनी सोल रिपेयर करनी चाहिए। और ठीक इसी मोमेंट पर मैं अंधेरे से बाहर आ गया। मैंने भोली सी आवाज बनाकर पुकारा, जिंगयू, क्या तुम अंदर हो? मैं तुम्हारे लिए परेशान था, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गया, पर यहाँ आकर मैं रास्ता भटक गया। अगर तुम यहाँ हो तो प्लीज कुछ बोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी आवाज सुनते ही सू जिंगयू के चेहरे की हवाइयां उड़ एच गईं। वो हट डबडाकर छुपने की जगह ढूंढ ही रही थी कि मैं तेजी से उसके सामने आ खड़ा हुआ। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई जिंगयू। मेरी तो जान ही निकल गई थी। जिंगयू ने खुद को शांत किया
और मन में सोचा, रिलैक्स, मुझे बस किसी तरह इस धोखेबाज को यहां से बाहर ले जाना है ताकि मेरा खजाना बच सके। फिर उसने नकली मासूमियत के साथ कहा, सॉरी शियाओ गुओ भाई, मैं ही बेवकूफ हूं। मेरा टैलेंट इतना खराब था कि मैं डिप्रेशन में रात को बिना सोचे समझे बाहर भाग आई। चलो अब घर चलते हैं। मैं अंदर ही अंदर पागलों की तरह हंस रहा था। हाँ, मुझे सब पता है तुम क्या सोच रही हो। पर बाहर से मैंने बहुत सीरियस होने की एक्टिंग की और चारों तरफ देखते हुए कहा, जिंगयू, मुझे लग रहा है कि हम गलती से किसी सीक्रेट रेलम में आ गए हैं। क्या पता यहां हमें अपनी पावर बढ़ाने के लिए कोई खजाना मिल जाए। वो बेचारी पसीने पसीने हो गई। शियाओ गुओ भाई, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। इस खड़हर जैसी छोटी सी जगह पर कोई सीक्रेट रेलम कैसे हो सकता है। हमें जल्दी से घर चलना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं घबराया। मैंने जानबूझकर साउथ वेस्ट के उन पत्थरों के ढेर की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा दिए। जिंगयू, तुम यहीं रुको, मैं जरा वहां जाकर देखता हूं। उसके मन में तुरंत चीख उठी, लानत है, वो तो डॉन विंग्स हैं, जो पिछले जन्म में मेरे सबसे फेवरेट विंग्स थे। मैं किसी भी कीमत पर शियाओ गुओ को उसे नहीं लेने दे सकती। वो भागकर मेरे पीछे आई और बोली, शियाओ गुओ भाई, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने स्माइल करते हुए कहा, डरो मत जिंगयू, मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए। उसने दांत पीसते हुए कहा, थैंक यू शियाओ गुओ भाई, मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। पत्थरों के उस ढेर के पास पहुंचकर जिंगयू मन ही मन भगवान से दुआ कर रही थी, प्लीज ये उन पत्थरों को न हटाए, प्लीज। पर उसे क्या पता था कि मैं उसकी एक एक बात सुन रहा था। मैंने बड्ढे ही आराम से एक एक करके वो पत्थर हटा दिए और अंदर से बर्फीली रोशनी चमकते हुए डॉन विंग्स बाहर आ गए। मैंने जानबूझकर बहुत एक्साइटेड होने की एक्टिंग की। अरे वाह खजाना। जिंगयू देखो, मैंने कहा था ना कि ये एक सीक्रेट रेलम है। मैंने अपनी एबिलिटी यूज करके उससे कनेक्शन बनाया और कहा, इसका नाम डॉन विंग्स है। जिंगयू ने तुरंत भोला सा चेहरा बनाकर कहा, शियाओ गुओ भाई, ये खजाना तो मेरे आइस एलिमेंट से मैच करता है, क्या तुम ये मुझे दे सकते हो। मैंने गहरी चिंता जताते हुए कहा, जिंगयू, अभी तुम बहुत कमजोर हो। अगर मैंने ये तुम्हें दिया तो तुम इसे संभाल नहीं पाओगी। जब तुम पावरफुल हो जाओगी तो मैं खुद तुम्हें ये दे दूंगा। तब तक इसे मैं अपने पास सेफ रखता हूं ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। जिंगयू ने बाहर से सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो शियाओ गुओ भाई। पर अंदर ही अंदर उसके दिल से खून बह रहा था। लेकिन उसे सबसे बड़ा झटका तो अभी लगने वाला था। मैंने वही अनजाने में ढूंढने वाली एक्टिंग बार बार रिपीट की। मैंने ड्रैगन स्पीयर उठाया, डीप सी सोल उठाई और फिर सीधा ईस्ट में रखे उस जीन पोर्शन की तरफ चल पड़ा। जिंगयू का दिमाग फटने वाला था। लानत है, क्या ये मेरा जीन पोर्शन भी मुझसे छीन लेगा। अगर वो पोर्शन छिन गया तो मैं अपनी सोल को रिपेयर कैसे करूंगी। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ड़ी डीएच चुका था। वो डिप्रेशन में सोच रही थी, मैं अभी अभी अवेकन हुई हूं, वो भी सबसे घटिया एफ रैंक के साथ। मैं उससे ये पोर्शन कैसे छीन सकती हूँ। बाकी खजाने मैं बाद में ढूंढ सकती हूँ, पर सोल को रिपेयर करने वाला ये पोर्शन पूरी दुनिया में सिर्फ यही एक है। और ठीक उसी वक्त मैं जोर से चिल्लाया, जिंगयू जल्दी यहाँ आओ। इस बोतल के पास कुछ लिखा है। ये किसी की सोल को स्ट्रांग बना सकता है, यहाँ तक कि डैमेज सोल को भी रिपेयर कर सकता है। जिंगयू, तुमने मुझे बचाने के चक्कर में अपनी सोल डैमेज कर ली थी। ये तुम्हारे लिए है, इसे जल्दी पी लो। वो शौक में मुझे देखती रह गई। शियाओ गुओ भाई, क्या तुम सच में ये मुझे देना चाहते हो। क्या तुम्हें इसे पीकर अपनी पावर नहीं बढ़ानी। मैंने बहुत इमोशनल होकर कहा, जिंगयू तुम्हारे आगे इस पोर्शन की कोई औकात नहीं है। अगर तुम्हारी सोल ठीक हो गई तो क्या पता तुम्हारा टैलेंट भी बढ़ जाए। इसे पीकर देखो। वो मुझे इस तरह देखने लगी जैसे कोई भूत देख लिया हो। पहली बार उसके मन की आवाज मुझे गालियां नहीं दे रही थी। वो कुछ देर चुप रही, फिर अपने होंठ चबाते हुए बोली, थैंक यू शियाओ गुओ भाई, मैं इसे पी लेती हूँ। उसने मेरे हाथ से वो बोतल ली और एक ही सांस में पूरा पोर्शन पी गई। जैसे ही पोर्शन ने अपना असर दिखाना शुरू किया, उसकी डैमेज सोल रिपेयर होने लगी। लेकिन दवा का असर इतना तेज था कि जिंगयू दर्द से जमीन पर गिरकर तड़िड़ ढुपने लगी। मैंने उसके मन की आवाज सुनी, ये नॉर्मल है, सोल रिपेयर होते वक्त ऐसा ही दर्द होता है। ये सुनकर मेरी जान में जान आई। फिर भी मैं हीरो की तरह आगे बढ़ा और उसे उठाकर अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। मेरी गर्माहट से उसका दर्द थोड़ा कम हो गया। उसके मन में एक हलचल सी मच गई। इसने मुझे ये जीन पोर्शन भी दे दिया और अब मेरा दर्द भी कम कर रहा है। क्या ये सच में वही धोखेबाज है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। बहुत जल्द उसने पूरे पोर्शन को एब्जॉर्ब कर लिया। उसकी सोल पूरी तरह रिपेयर हो चुकी थी और इसके साथ ही उसका असली एसएसएस रैंक का आइस टैलेंट वापस आ गया था। खुशी के मारे वो भूल ही गई कि मैं भी वहीं खड़े डिढा हूं और उसने एक्साइटमेंट में अपना एसएसएस रैंक का आइस स्किल डार्क आइस स्पाइक्स यूज कर दिया। हवा में सैकड़ों बर्फीले कांटे तैरने लगे। पर तभी उसे मेरी याद आई, ओह शिट, मैं तो भूल ही गई कि शियाओ गुओ यहीं है। मैंने जानबूझकर हैरानी जताते हुए कहा, वाओ कितना पावरफुल स्किल है। जिंगयू
अब तुम्हारा टैलेंट एफ रैंक तो बिल्कुल नहीं लग रहा। उसने हड्ड बद्धा कर कहा। थैंक यू शियाओ गो भाई, इस पोर्शन की वजह से मेरा टैलेंट अब ए रैंक का हो गया है। पर उसके मन में चल रहा था, माना कि इस बेवकूफ ने मुझे यह पोर्शन दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसे अपनी एसएसएस रैंक की सच्चाई नहीं बताऊंगी। पर सच कहूं तो ये शियाओ गुओ पिछले जन्म वाले इंसान से बिल्कुल अलग लग रहा है। मैंने मन ही मन एक आह भरी। चलो, कम से कम वो मुझ पर थोड़ा भरोसा करने लगी थी। मैंने स्माइल करते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अब हम इस रेलम में थोड़ा और आगे चलते हैं। ये कहते हुए मैं सीधा उस पत्थर की घड़ी में रखी स्टार मेडिसिन की तरफ बढ़ गया। झिंग्यू पीछे खड्डी सोच रही थी कि क्या उसे मुझसे वो स्टार मेडिसिन छीन लेनी चाहिए या नहीं। तभी मैंने उसे आवाज दी, इधर आओ झिंग्यू, जरा देखो ये क्या है। ये कोई बहुत ही खूबसूरत चीज लग रही है, रुको मुझे अपनी एबिलिटी से इसे चेक करने दो। इसका नाम स्टार मेडिसिन है, इसमें बहुत सारी स्टार पावर भरी हुई है। झिंगयू के मन में आया, अगर मैं ना होती तो तुम्हें ये खजाने कभी नहीं मिलते। पर आखिरकार उसने मुझसे वो छीनने का इरादा छोड़ ही दिया। तभी अचानक उस स्टार मेडिसिन से एक आंधी कर देने वाली रोशनी निकली। झिंगयू का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या शियाओ गुओ ने एक ऐसा विजन ट्रिगर कर दिया जो मैं भी पिछले जन्म में नहीं कर पाई थी। वो रोशनी आसमान में जाकर एक बहुत ही खूबसूरत ड्रीम स्टार पैलेस में बदल गई। उस पैलेस के अंदर एक एंजल खड़ी थी, जिसके पीठ पर एक बहुत बड़ी स्टार मेडिसिन बंधी थी। अचानक उस एंजल ने हमारी तरफ देखा और एक बहुत ही अजीब आवाज में कहा, मैंने तुम्हें देख लिया है। मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज होकर खड़ी था, पर मेरे बगल में खड़ी झिंग्यू की आंखों से अचानक खून बहने लगा। उसने तड़पते हुए सोचा, इसने क्या कहा? इसकी आवाज से मेरा दिमाग फटा जा रहा है। और अगले ही पल झिंग्यू जोर से चीखने लगी। मुझे समझ आ गया कि अगर ये आवाज कुछ और देर गूंजती रही तो झिंग्यू का दिमाग फट जाएगा और वो पक्का मारी जाएगी। मैंने तुरंत उस स्टार पैलेस की तरफ देखा। वो एंजल फिर से उसी डरावनी आवाज में बोली, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में फेंक दूंगी। ये सुनते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी पूरी पावर लगाकर एक जोरदार मुक्का सीधा उस स्टार पैलेस पर दे मारा। मेरा मुक्का लगते ही वो पूरा विजन कांच की तरह चकनाचूर हो गया। विजन टूटते ही झिंग्यू के दिमाग में गूंजने वाली वो जानलेवा आवाज भी बंद हो गई और वो बेहोश होकर सीधा जमीन पर गिर पड़ी। मैं तुरंत भागकर उसके पास गया और उसकी नब्ज चेक की। जब मुझे यकीन हो गया कि उसकी जान को कोई खतरा नहीं है तो मैं वहीं उसके पास बैठ गया और उसके उठने का इंतजार करने लगा। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। ये एंजल आखिर थी कौन और वो किस दुनिया में वापस भेजने की बात कर रही थी? मैं यही सोच रहा था कि तभी झिंग्यू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मैंने तुरंत राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड झिंग्यू, तुम उठ गई। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। उसने बड़ी कमजोर आवाज में पूछा, क्या तुमने मुझे बचाया? मैंने उसे पूरी बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी कि कैसे मैंने उस विजन को एक मुक्के में तोड़ डाल दिया और तब से यहीं बैठकर उसकी रखवाली कर रहा हूँ। झिंग्यू की आंखों में मुझे लेकर एक अजीब सा इमोशन दिख रहा था। उसने बहुत प्यार से कहा, थैंक यू शियाओ गुओ भाई। और उसके मन की आवाज ने तो मुझे और भी खुश कर दिया। इस जन्म का शियाओ गुओ सच में बिल्कुल अलग है। ना तो इसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, ना ही मेरे पोर्शन को खुद पिया और ना ही मेरे माता पिता को चोट पहुंचाई। यहां तक कि अपनी जान खतरे में डालकर मुझे बचा भी लिया। मुझे लगता है मैं एक बार फिर से इस पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं अंदर से खुशी के मारे नाचने लगा। यस, फाइनली मैंने सू झिंग्यू को पूरी तरह से पटा लिया है। झिंगयू ने मुझसे कहा, शियाओ गुओ भाई, वो स्टार मेडिसिन बहुत पावरफुल है, उसे अच्छे से छुपाकर रखना। फ्यूचर में वो तुम्हारे बहुत काम आएगी, लेकिन उस एंजल से बचकर रहना। चलो अब घर चलते हैं। मैं अभी भी सोच में डूबा था। इन सारे खजानों के पीछे की मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी। मैंने ऊपर देखा और कहा, झिंगयू, क्या हम एक बार और चक्कर लगाकर देखें? क्या पता यहाँ कोई और काम की चीज मिल जाए। झिंगयू ने मन में सोचा, मैं तो यहाँ पिछले जन्म में भी आ चुकी हूँ। मुझे पता है यहाँ और कोई खजाना नहीं है। पर अपने रिबॉर्न होने का राज छुपाने के लिए वो मेरे पीछे पीछे चलने लगी। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद मैं एक बहुत ही रहस्यमयी काले पानी के तालाब के पास आ गया। झिंग्यू ने पीछे से चीख कर कहा, शियाओ गुओ भाई, उस तालाब को मत छूना, वो बहुत खतरनाक लग रहा है। उसके मन में चल रहा था, पिछले जन्म में जैसे ही मैंने उस पानी को छुआ था, मेरी सोल पूरी तरह जलकर खाक होने वाली थी। वो तो किस्मत अच्छी थी कि मैंने तुरंत जीन पोर्शन पी लिया था। उसकी बात सुनकर मैंने बहुत ध्यान से उस पानी को देखा। मुझे उस काले पानी के अंदर एक बड़ा सा पत्थर का खंभा दिखाई दिया। मैंने तुरंत अपना गॉड हैंड यूज किया और झिंग्यू की आइस स्किल कॉपी कर ली। मैंने अपने ऊपर एक आइस शील्ड बनाई और डार्क आइस स्पाइक से उस पानी के अंदर रखे पत्थर पर जोरदार हमला किया। झिंग्यू बिल्कुल कंफ्यूज होकर मुझे देख रही थी कि ये लड्डेरियज का आखिरकार क्या रहा है।
मेरे हमले से वो भारी भरकम पत्थर उड़कर सीधा तालाब के बाहर आ गिरा। उस पत्थर पर बहुत सारे क्रैक्स थे और एक अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। यहाँ 3 अलग अलग दुनियाओं के देवताओं के बीच एक भयानक जंग हुई थी। जीन गॉड किंगडम, मशीन गॉड किंगडम और स्पिरिचुअल गॉड किंगडम। जीन किंगडम की स्टार एंजल ने अकेले ही बाकी दोनों देवताओं का सामना किया था, पर वो दोनों भी कम नहीं थे। उन्होंने उस एंजल से स्टार मेडिसिन छीन ली और उसे यहीं छोड़े अच गए। और उस लड़ाई में स्पिरिचुअल किंगडम का वो देवता यहीं मारा गया। पीछे छोड़े गया सिर्फ ये स्पिरिचुअल एसेंशन पूल। पत्थर पर इसके आगे की कहानी गायब थी। जिंगायू पिछले जन्म में भगवान बन चुकी थी, लेकिन उसने भी कभी इन 3 किंगडम्स का नाम नहीं सुना था। आज इस पत्थर को देखकर उसे पहली बार इस सच का पता चला था। मैं शांति से पत्थर की सारी बातें अपने दिमाग में फिट कर रहा था। स्पिरिचुअल एसेंशन पूल, अगर मैं इसके अंदर डुबकी लगा लूं तो क्या पता मेरी किस्मत चमक जाए और मुझे कोई अल्टीमेट पावर मिल जाए। मैंने तुरंत जिंगयू की तरफ देखा और कहा, जिंगयू तुम यहीं रुको, मैं जरा इसके अंदर जाकर देखता हूं। इससे पहले कि जिंगयू कुछ समझ पाती या मुझे रोक पाती, मैंने सीधा उस काले पानी वाले तालाब में छलांग लगा दी। छपाक! और जैसे ही मेरी बॉडी ने उस पानी को छुआ, एक ही सेकंड में मेरा पूरा शरीर उस काले पानी में गलकर भाप बन गया। मेरा कोई नामो निशान नहीं बचा। ये खौफनाक नजारा देखकर जिंगयू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। शियाओ घुओ भाई मारे गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। मेरी आत्मा एक बहुत ही अजीब सी जगह पर पहुंच चुकी थी। वहां का पूरा माहौल मेरी आत्मा की वाइब्स के साथ एकदम परफेक्ट मैच कर रहा था। वो जगह मेरी सोल को लगातार एनर्जी दे रही थी और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरी सोल अब एक हायर डायमेंशन में इवॉल्व हो रही है। बहुत ही जल्द मेरा इवोल्यूशन पूरा हो गया और मुझे एक नया ढांसू स्किल मिल गया, स्पिरिचुअल स्पार्क। इस स्किल का यूज करके मैं सीधा किसी भी दुश्मन की आत्मा और उसके दिमाग पर जानलेवा हमला कर सकता हूँ। मैं अभी अभी मिली अपनी नई पावर्स को टेस्ट ही कर रहा था कि तभी पीछे से एक ऐसी भयानक आवाज गूंजी जिसने मेरी रूह खपा दी। हजारों सालों बाद आखिरकार मुझे मेरे लायक एक शरीर मिल ही गया। मैंने पलटकर देखा और पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम वही स्पिरिचुअल किंगडम के देवता हो जो यहाँ मारे गए थे? उस आवाज ने खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही, और मुझे समझदार लोगों की आत्मा खाने में बहुत मजा आता है। मुझे तुरंत एहसास हो गया कि मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ। मेरे सामने अचानक हवा में एक भूतिया आत्मा बनी और सीधा मेरी तरफ झपट पड़ी। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही वो शैतानी आत्मा मेरी सोल के अंदर घुस गई। वो आत्मा पागलों की तरह मेरे अंदर से हंसने लगी। हा हा हा, क्या गजब की सोल है तुम्हारी। बिना फिजिकल बॉडी के तुम मुझे रोक नहीं सकते। बस तुम्हें खाने की देर है और मैं इस दुनिया में दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शैतान से लड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी एक चमत्कार हुआ। मेरी आत्मा के ऊपर धीरे धीरे मेरी असली फिजिकल बॉडी वापस से बनने लगी। मैंने अपनी नजरों में एक खतरनाक चमक लाते हुए पूरी फोकस के साथ अपनी बॉडी को और तेजी से बनने का कमांड दिया। जैसे जैसे मेरी आत्मा वापस से एक इंसान का रूप ले रही थी, वो शैतानी आत्मा जो मुझे खाने आई थी, उल्टा वो मेरी आत्मा के अंदर समाने लगी। वो देवता बुरी तरह चीख रहा था, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी बॉडी तो मेरे इस एसेंशन पुल ने पूरी तरह जला दी थी। तुम वापस से बॉडी कैसे बना रहे हो? क्या तुम स्पिरिचुअल पावर के उस सुप्रीम गॉड लेवल पर पहुंच चुके हो? नहीं। और इसी चीख के साथ मेरी बॉडी पर कब्जा करने आया वो महान देवता खुद मेरा खाना बन चुका था। मैंने उसे पूरी तरह चबा डाला। ठीक उसी वक्त उस भयानक स्पिरिचुअल पूल के बाहर सू जिंगयू घुटनों के बल बैठी पागलों की तरह रो रही थी। ये सब मेरी गलती है। अपने सीक्रेट्स छुपाने के चक्कर में मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि ये पानी आत्मा को खा जाता है। प्लीज शियाओ घुओ भाई, मैं हाथ जोड़ती हूँ, वापस आ जाओ। मैं अब तुम्हें कभी नहीं मारना चाहती। मुझे बस तुम वापस चाहिए। उसका दिल चीर देने वाला रोना सुनकर जो मेरी स्पिरिट अभी अभी उस जगह से वापस लौटी थी, वो सब खामोशी से देख रही थी। सच बताऊं तो मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था, पर अंदर ही अंदर एक गजब की खुशी थी, क्योंकि उस रहस्यमयी आत्मा को खाने के बाद मुझे एक नई स्किल मिल गई थी, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। इस पावर से मैं कभी भी फिजिकल बॉडी से एक आत्मा बन सकता था और आत्मा से वापस इंसान। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी असली फिजिकल बॉडी वापस बनाई और पीछे से जाकर सू जिंगयू को कसकर गले लगा लिया। जिंगयू, मैं वापस आ गया हूं। वो झटके से पलटी और मुझे छूकर देखने लगी। शियाओ गुओ भाई, क्या ये सच में तुम हो? मैंने मुस्कुराते हुए उसे उस अजीब स्पेस में जो भी हुआ सब एक एक करके बता दिया। फिर मैंने उसे यकीन दिलाने के लिए अपना स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन स्किल भी यूज करके दिखाया। तब जाकर उस बेचारी की जान में जान आई। उसने मुझे कसकर पकड़ डेच लिया और बोली, थैंक गॉड तुम ठीक हो। शियाओ गुओ भाई, चलो जल्दी घर चलते हैं। ये जगह बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती।
ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मिशन सक्सेसफुल। सू जिंगयू पूरी तरह से मेरी हो चुकी थी। मैं भी अब उसे और परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे सहारा दिया और हम दोनों सुरक्षित घर वापस लौट आए। और देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया। 1 साल बाद, जैसा कि तय था, मैं और सू जिंगयू इंपीरियल कैपिटल की अर्थ एकेडमी के गेट पर खड़े इस रहे थे। इस 1 साल में अपनी सोल रिपेयर होने के बाद जिंगयू ने अपना एसएसएस रैंक आइस टैलेंट पूरी तरह रिकवर कर लिया था। और तो और पिछले जन्म के बैटल एक्सपीरियंस का यूज करके उसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया और मेरे साथ साथ उसे भी इस एकेडमी में स्पेशल एडमिशन मिल गया। पर यहाँ एक ग्रेडी बड़देच थी। जिंगयू ने मुझे बताया कि पिछले जन्म में वो मेरे साथ इस एकेडमी में नहीं आई थी। इसका मतलब था कि उसे इस अर्थ एकेडमी और यहाँ की उस खतरनाक टीचर जियांग हान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। मैंने मन ही मन गहरी सांस ली। लगता है अब मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। हम दोनों अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एकेडमी के नॉर्थ गेट के सामने अचानक एक खौफनाक बिजली की दीवार खड़ी हो गई। उसने हम सभी नए स्टूडेंट्स का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था और अगले ही पल उस भयंकर बिजली के बीच से चीरते हुए टीचर जियांग हान बाहर निकली। सब यहीं रुक जाओ। उनकी कड़क आवाज पूरे गेट पर गूंज उठी। मैं इस साल के नए स्टूडेंट्स की हेड इंस्ट्रक्टर हूँ और ये दीवार तुम्हारा एडमिशन टेस्ट है। जो भी इस बिजली की दीवार को खुद के दम पर पार करेगा वही इस एकेडमी का हिस्सा बनेगा और जो फेल हुआ उसे इसी वक्त यहां से निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही सारे नए स्टूडेंट्स के बीच कंप मच गया। क्या कोई नॉर्मल इंसान इस बिजली को कैसे पार कर सकता है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये हमें जानबूझकर फेल करना चाहते हैं। चारों तरफ शोर मचने लगा, लेकिन जियांग हान ने अपनी उंगलियों से एक भयानक लाइटनिंग ऑनरा रिलीज किया। जिंगयू ने उस पावर को देखकर तुरंत अपने मन में सोचा, कितनी खौफनाक लाइटनिंग पावर है। इसे पिछले जन्म में ज्यूजोऊ की नंबर लाइटनिंग अवेकनर यूं ही नहीं कहा जाता था। ये सुनकर मेरे तो पसीने छूट गए। भाई, इस शरीर के असली मालिक ने आखिर कितने बड्ढे बड्ढे राक्षसों से पंगा लिया था। मैं इस जियांग हान को कैसे पटाऊंगा? जियांग हान ने बड्डे ही ठंडे अंदाज में कहा। जिसे भी डर लग रहा है वो अभी के अभी यहां से जा सकता है। ये टेस्ट आज शाम बजे तक चलेगा और जो बजे के बाद आया उसे सीधा डिसमिस कर दिया जाएगा। भीड़ में अभी भी बहस चल रही थी कि तभी एक कॉन्फिडेंट सा स्टूडेंट उस बिजली की दीवार की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा उसने अपने चारों तरफ एक लाइटनिंग शील्ड बना ली। मेरी नजरें उसी पर टिक गईं। तभी जिंगयू ने मुझे कोहनी मारी और बोली, शियाओ घुओ भाई, जब ये क्रॉस कर लेगा तो हम भी ट्राई करेंगे। उसने कॉन्फिडेंस से कहा, ये बिजली की दीवार दिखने में डरावनी है पर मेरे लिए इसे पार करना 1 सेकंड का काम है। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, रिलैक्स जिंगयू, इतनी भी क्या जल्दी है। पहले थोड़ा पास जाकर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। जिंगयू ने हामी भरी और हम दोनों दीवार के बिल्कुल पास जाकर खड्डे हो गए। मेरा असली मकसद तो कुछ और ही था। मैं जियांग हान के मन की आवाज सुनना चाहता था ताकि टेस्ट के दौरान वो मुझे चुपके से मार ना दे। तभी उस स्टूडेंट ने दीवार के अंदर पैर रखा और 1 सेकंड में ही उसकी लाइटनिंग शील्ड चकनाचूर हो गई। आहा, बहुत दर्द हो रहा है। वो जोर से चीखने लगा। जियांग हान के मन की आवाज गूंजी, ये बिजली सेम एलिमेंट वाली शील्ड को भी तोड़ देख सकती है, बिल्कुल पिछले जन्म की तरह। ये ए रैंक लाइटनिंग टैलेंट वाला लर्ड एज का पहला चैलेंजर है। चलो इसे अंदर आने देते हैं। आखिरकार ये सिर्फ एक टेस्ट है, सच में थोड़ी ना किसी को निकालना है। और सच में जैसे ही वो लडच का बेहोश होने वाला था, दीवार की बिजली अचानक गायब हुई और उसे अंदर फेंक दिया। ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स के भी हौसले बढ़ गए और एक एक करके सबने टेस्ट देना शुरू कर दिया। मैं अभी भी आराम से साइड में खड़ा तमाशा देख रहा था। देखते ही देखते करीब स्टूडेंट्स ने टेस्ट पास कर लिया, पर हर कोई बेहोश होने के ठीक 1 सेकंड पहले ही छोड़ा जा रहा था। जिंगयू बहुत ही बोरियत भरे चेहरे से उन सबको देख रही थी। शियाओ गुओ भाई, पता है इस साल तुम्हारे अलावा एक और इंसान है जिसका टैलेंट एसएसएस रैंक का है। वो इंपीरियल कैपिटल के सबसे बड़े 4 परिवारों में से एक फेंक परिवार की बड़ी बेटी है, फेंगलान। पर टेस्ट इतना आगे बढ़ गया और वो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दी है। उसने अपने मन में सोचा, फेंगलान पिछले जन्म में वो विंडस्वर्ड गॉडेस बनी थी, पर इसके बेवकूफ शियाओ गुओ भाई ने फेंगलान के पिता को धोखे से मार डाला था। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे लानत है, इस शरीर के मालिक ने आखिर कितनों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। मैं डर से कांपने लगा। हे भगवान, कहीं ये फेंगलान भी रिबॉर्न होकर वापस ना आ गई हो। और तभी टेस्ट ग्राउंड के चारों तरफ अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगीं। दूर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसके हाथ में एक लंबी तलवार थी, धीरे धीरे टेस्ट ग्राउंड की तरफ आ रही थी। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ डाली। इतनी दूर से भी ये इतनी भयानक हवा कंट्रोल कर रही है,
पक्का यही फेंकलान है। कुछ ही सेकंड्स में वो लेडी की मेरे और सू जिंग्यू के बिल्कुल सामने आकर खड्डी हो गई। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की वो मनहूस अलार्म बजी। डिंग! सिस्टम ने आसपास मौजूद विंड स्वॉर्ड गॉडेस फेंकलान को ऑटोमेटिकली बाइंड कर लिया है। इसके साथ ही मेरे दिमाग में पिछले जन्म की यादें फ्लैश होने लगीं। पिछले जन्म में फेंकलान ने असली शियाओ गुओं से कई बार फाइट की, पर कभी जीत नहीं पाई। लड्ढते लड्ढते उसे शियाओ गुओं से प्यार हो गया था। उसने खुद उसे अपने परिवार के रिसोर्सेज दिए ताकि वो और पावरफुल बन सके, पर आखिर में शियाओ गुओं ने उसके ही पिता को बेरहमी से मार डाला। फेंकलान पागलों की तरह उसे मारने निकली, पर उसे खबर मिली कि शियाओ गुओं पहले ही मारा जा चुका है, और आखिर में वो खुद भी डिप्रेशन और हार्ट ब्रेक की वजह से एक सीक्रेट रेलम में मारी गई। ये सब जानकर मैंने एक बहुत ही गहरी